तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं 11वीं फर्स्ट सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है, लॉ ऑफ टार्ट्स, आज इसके पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। यह एमएसडीएसयू के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं उसके लिए है। और ये जो 2023-24 यानी जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो उसका पेपर है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या हो सकते हैं, यानी मोटा तौर पर क्या आंसर उसके हो सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ओविजस इबी रेमेडियम। ओके, यह एक लैटिन मैगजीन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि वेयर इज राइट देयर विल बी ऑलवेज सम रेमेडीज विल बी देयर। लाइक अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, और राइट टू एक्सप्रेशन है। इस प्रकार से राइट्स हैं। लेकिन अगर इसका वायलेशन होता है तो क्या हमारे पास इस केस में कोई रेमेडी या उपचार या उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान है? तो जी हाँ, आर्टिकल 32 में हमारे इन राइट को सुरक्षित करने के लिए कुछ रेमेडीज दी गई हैं। तो यानी जहाँ पर कोई भी राइट्स होते हैं तो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दैट राइट देयर शुड बी मस्ट और देयर मस्ट बी एनी रेमेडी और एनी प्रोविजन बाय विच दैट राइट विल बी सिक्योर। यानी रेमेडी हमारे राइट्स को सिक्योर करेंगी इन केस ऑफ वायलेशन। ओके, और इसके अगर दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो रेस इप्सा लिक्विटर, यानी जो घटना स्वयं बोलती है। ये जो है एक प्रकार से नेग्लिजेंस का जो टॉपिक उसमें इसका मेंशन किया गया है। यानी अगर किसी प्रकार से अगर इस प्रकार के अंतर्गत या इस प्रकार के पैरामीटर में कोई घटना घटित होती है तो लोग ये दावा करेंगे गलती उसी की थी, यानी घटना स्वयं बोलती है। ओके, यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, मान लीजिए अ सर्जन लीव्स अ फॉरेन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ पेशेंट्स बॉडी, रेस इप्सा लिक्विडेटेड मे बी अप्लाइड टू एस्टेब्लिश नेग्लिजेंस। यानी मान लीजिए कोई सर्जन है, सर्जन का मतलब इस प्रकार से नहीं कोई भी झोला छाप सर्जन बन जाएगा, ये एमबीबीएस किया हुआ है, लेकिन अगर वो नेग्लिजेंस करता है और जो सीजर है उसी को किसी के पेट में छोड़ देता है तो घटना क्या बोलेगी कि यहाँ पर नेग्लिजेंस हुआ ही हुआ है, चाहे वो डॉक्टर कुछ भी बोले कि नहीं मैं नहीं छोड़ा या ऐसे वैसा कोई भी बहाने दे, यानी घटना स्वयं बोले तो लोग इसका ही भरोसा करेंगे और सब लोग कहेंगे कि डॉक्टर का नेग्लिजेंस है। ओके, तो ये हो गया ये। ओके, और आगे का जो क्वेश्चन है वो अनलिक्विडेटेड डैमेज। मुझे अब तक याद है कि हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे और हमारा जो पेपर था उसमें भी लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में पूछा गया था। तो ठीक इसी तरह ये अनलिक्विडेटेड डैमेज है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में है लिक्विडेटेड डैमेज है, यानी जो प्री डिफाइंड होते हैं। ओके, और ये जो अनलिक्विडेटेड डैमेज होते हैं ये प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं। यानी मान लीजिए अगर डिफामेशन का केस कोई लगाता है तो जो कोर्ट होगी वो कंसीडर करेगी कितनी उसकी रेपुटेशन ख़राब हुई है और क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी में उसके लिए। तो कोर्ट एक इवैल्यूएशन करेगी कि कितना डैमेज इसका हुआ है और कितनी इसको कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो इसे ही अनलिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। यानी where there is no predetermined determination of any particular amount for the breach of the or for violation of any person's right, so there will be no any amount will be determined. The court will determine that amount after the evaluating the proper violation of that particular right. Okay, ये है। ओके, यानी कोर्ट इसको डिटरमाइन करेगी बेस ऑफ एविडेंस के और एक सर्टेन अमाउंट को फिक्स करेगी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सनस राइट। अब इसके अगर अगला क्वेश्चन देखें तो वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसको भी आप पढ़े होंगे। यानी कोई अगर आदमी कंसेंट देता है कि आप आइए मेरे घर की दीवार बनाइए, या और वो जानता है कि कुछ क्षति होगी, कोई भी क्षति होगी, इन केस अगर मान लीजिए वो दीवार गिर जाती है तो क्या वो जो मिस्त्री है उसके ऊपर केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो आदमी ही बोला है कि कंसेंट दिया है। ओके, तो ये है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया। ओके, अगर इसके एग्जांपल को देखा जाए तो मान लीजिए अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट सच एज फुटबॉल और हॉकी और वॉलंटरी अज्यूम दैट रिस्क ऑफ इंजरी। मान लीजिए कोई अगर स्पोर्ट में है और वो फुटबॉल खेलता है तो ये अज्यूम किया जाता है कि कॉमन बात है उसमें चोट लगने की। ओके, तो यानी वो कंसेंट दे चुका होता है, दिया रहता है, तो इस प्रकार से वो केस नहीं कर सकता है कोच पे या जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर। अगर एक सर्जन और पेशेंट का रिलेशनशिप भी देख लिया जाए तो उसमें भी ये चीज़ अप्लाई होती है। जैसे कि अगर एक पेशेंट है जो कि एक सर्जरी के अंतर्गत जा रहा है, सर्जरी उसकी हो रही है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो रिस्क है जो भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ने का या एडवर्स आउटकम्स का, अज्यूम किया जाता है कि कंसेंट होगा उसका भी। ओके, यानी यह वॉलंटरली होता है, यानी उसकी स्व इच्छा से होता है। तो ये हो गया वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया।
5वां क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइबल एंड स्लेंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यह मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइबल और स्लेंडर क्या है। तो अगर इसको देखा जाए तो लाइबल मीन्स होता है अगर refers to a type of defamation, I think, yeah, libel refers to a type of defamation that occurs through written or published statement that harm someone's reputation। यानी लाइबल यानी कोई लिखित अगर पब्लिकेशन होती है, कोई थॉट होती है, स्टेटमेंट होता है जो किसी की रिपुटेशन को घटा देता है या डिक्रीज कर देता है किसी की रिपुटेशन को सोसाइटी में, तो उसे लाइबल डिफॉर्मेशन कहते हैं। यानी ये डिफॉर्मेशन के प्रकार से पार्ट है इसको, जो कि एक लाइबल होता है और एक स्लेंडर होता है। ठीक इसी प्रकार से स्लेंडर भी होता है। स्लेंडर जो है, स्लेंडर रिफर्स टू टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन दैट ओकर्स थ्रू स्पोकन स्टेटमेंट दैट हार्म समवन्स रिपुटेशन। यानी किसी को बोल दें आप, आपके जो ओरल जो थॉट हैं, जो विचार हैं, अगर आप वो बोल रहे हैं वो स्पीच, तो किसी को अगर हर्ट करता है, उसकी रिपुटेशन को डाउन करता है, तो स्लेंडर के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये हो गया लाइबल एंड स्लेंडर। अब इसी के अंतर्गत जो छठा क्वेश्चन है टॉट अगेंस्ट माइनर। तो टॉट अगेंस्ट माइनर, जैसा कि आप जानते हैं, अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वाइड होता है। ठीक इसी प्रकार से टॉट में भी है। मान लीजिए अगर कोई माइनर को प्रॉब्लम होती है या किसी माइनर का राइट जो वायलेट होता है, तो क्या माइनर केस फाइल कर सकता है? जी कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा, वो तो माइनर है, किस प्रकार से एक्सेस कर सकता है। तो उसके बिहाफ पे उसके जो गार्जियन है वो केस को फाइल कर सकते हैं या केस को लड़ सकते हैं। एक ये प्रावधान है। और एक ये प्रावधान है कि कोई कोर्ट उसको, एक प्रकार का टर्म आता है जिसे नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड यानी अ पर्सन हु विल बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर माइनर पर्सन हु विल फाइट और हु विल फाइल द सूट एंड जस्ट टेक द कंपनसेशन। ओके, तो ये हो गया माइनर वाला। यानी अगर स्पेशल रूल को देखा जाए तो माइनर्स की कैपेसिटी तो नहीं होती इशू के लिए। और अगर लिमिटेशन पीरियड देखा जाए, मान लीजिए अब वो एक प्रकार से अगर 18 साल से नीचे का है तभी वो माइनर कहलाएगा। तो अगर इसमें लिमिटेशन पीरियड को लागू किया जाए तो नहीं होगा जब तक कि वो 18 साल ना हो जाए। 18 साल के बाद अगर वो जो लिमिटेशन की पीरियड को क्रॉस करता है तो वो सूट फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, और अगर वो मान लीजिए माइनर है और उसको कंपनसेशन देती है, तो जो कंपनसेशन की जो धनराशि होगी वो एक प्रकार से ट्रस्ट के रूप में होगी, जब तक कि वो मेजॉरिटी के रूप में पहुंच ना जाए। तो चलिए, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। ये भी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल के बारे में बात करता है। यानी किसी भी घटना को घटित होने के लिए जो लास्ट चांस किसके पास था जो कि उस घटना को रोक सकता है, ये उस पर लागू होगा, वही नेग्लिजेंट पाया जाएगा। यानी एक नेग्लिजेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पढ़े थे कि केस का नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक केस था टॉट में, नेग्लिजेंस में, कि एक आदमी है कोयला भरता है, ट्रक में फूल भर देता है और जो कि एक जो भर कर ट्रक को भेज देता है। ड्राइवर उस ट्रक को लेकर जाता है, ओवरलोड होने के कारण जो पुल था उससे ट्रक एक प्रकार से लड़ जाता है, उसका जो ऊपर का भाग होता है। तो इसमें जो ये रूल है यही अप्लाई होगा। यानी लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल किसके पास थी? ड्राइवर के पास थी। ड्राइवर अगर देखता या उस कंसीडर करता तो बचा सकता था, तो इस केस में वो लाइबल पाया जाएगा। यानी अगर इसके की एस्पेक्ट को देखा जाए तो ये जो लास्ट क्लियर चांस क्या है, यानी द डिफेंडेंट मस्ट हैव हैड द लास्ट क्लियर चांस टू प्रिवेंट द हार्म। यानी डिफेंडेंट के पास लास्ट चांस होना चाहिए जो हार्म है या इंजरी है उसको बचाने के लिए। ओके, अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, और उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए करने के लिए, ताकि वो उस हार्म को रोक सके। ओके, और तो ये हो गया लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। यानी वेयर अ पर्सन हैव द लास्ट ऑप्शन हु कैन प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट और इवेंट by which the person he did not or the plaintiff did not suffer any problem. Okay, so this will become under the last opportunity rule. So the next question is damage and damages. So as you are knowing clearly that what does mean of the damage and damages. Okay, damage means where damage refers to the harm, injury or loss suffered by a person or property. It can be physical, emotional or financial nature. Okay, अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो ये हो सकता है फिजिकल हार्म या इंजरी टू अ पर्सन, और डैमेज टू प्रॉपर्टी हो सकती है सच एज अ कार और बिल्डिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकती है, या फिजिकल हार्म, साइकोलॉजिकल हार्म हो सकती है, और फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, इकोनॉमिक हार्म हो सकती है। अगर डैमेजेस की बात की जाए
तो ये जो रिफ़र करता है मॉनेटरी कंपनसेशन या जो अवार्ड दिया जाता है एक पर्सन को फॉर जो क्षति सही जाती है या जो हार्म सहा जाता है उसके लिए, यानी इट इज़ अ लीगल रेमेडी एम्ड एट कंपनसेटिंग द विक्टिम फॉर देयर लॉसेस। ओके, यानी एक प्रकार से अवार्ड दिया जाता है, जो अमाउंट होता है किसी के राइट का वायलेशन होने के लिए उसका जो क्षति होता है उसको ही डैमेजेस कहा जाता है। ओके, अगर टाइप ऑफ डैमेजेस की बारे में बात किया जाए तो एक कंपनसेटरी डैमेज होता है और एक पुनिटिव डैमेजेस होता है और एक नॉमिनल डैमेजेस होता है, एक एग्जाम्पलरी डैमेजेस होता है। ओके, तो ये है डैमेज और डैमेजेस। नौवां क्वेश्चन है एक्ट ऑफ स्टेट। ओके, एक्ट ऑफ स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर इसके बारे में देखा जाए तो इन द लॉ ऑफ टॉट एन एक्ट ऑफ स्टेट रिफर्स टू एन एक्ट और डिसीजन मेड बाय अ गवर्नमेंट और sovereign स्टेट in the exercise of its sovereign powers. Such acts are considered to be beyond the scope of judicial review and are often immune from liability in tort. यानी जो एक्ट ऑफ स्टेट है, यानी किसी एक्ट स्टेट का ऐसा कार्य जो कि सवर्निटी के कारण बियॉन्ड ऑफ जो लाइबिलिटी इन टॉर्ट होती है उससे परे होता है, जो कि लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट उस पर लागू नहीं होती है, वो जो स्टेट का एक्ट होता है सॉवरेनिटी के कारण। ओके, और जिस पे कि जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होता है उसे ही हम एक्ट ऑफ स्टेट कहते हैं। जैसे कि अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में देखें तो उसका सॉवरेन एक्ट होता है और उसका एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर्स, और पावर जो होती है एक प्रकार से सॉवरेन होती है, उसके पास अधिकार होता है और ना जस्टिफिकेबल होता है और उसको एक बेसिकली जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ओके, जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए कि किस प्रकार से स्टेट ऑफ एक्ट्स हो सकते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन होता है, यानी जो उसकी अगर फॉरेन के लिए पॉलिसी जो बनानी रहती है, जो दूसरे देशों से संबंध कैसे होने और किस प्रकार से मेंटेन करना है, तो ये भी एक प्रकार से उस पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स होता है वो भी सॉवरेन होता है, एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस होते हैं वो भी सॉवरेन होते हैं। ओके, तो ये हो गया एक्ट ऑफ स्टेट। 10वां है रिमोटेशन ऑफ डैमेज। रिमोटेशन ऑफ डैमेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस रिफर्स टू द प्रिंसिपल दैट अ डिफेंडेंट इज ओनली लायबल फॉर डैमेजेस दैट आर रीजनेबली फोर्सिएबल और अप्रॉक्सीमेटली कॉज्ड बाय देयर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। यानी जो रिमोटनेस ऑफ डैमेज रिफर करती है, बताती है प्रिंसिपल एक सिद्धांत को, जो कि डिफेंडेंट सिर्फ उसी के लिए लायबल है, उसी क्षति के लिए लायबल है जो कि रीजनेबल होना चाहिए और फॉर्सिएबल होना चाहिए, जो कि ये तय किया जाए कि हाँ उसी की लापरवाही या उसी के कारण उसी के इस एक्ट के कारण जो रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है इसी के कारण, अगर इस प्रकार से वहाँ पर रीजनेबली फोर्सिएबल नहीं है तो वो लायबल नहीं माना जाएगा। इसी को रिमोटनेस ऑफ डैमेज कहते हैं। यानी अगर वास्तविक में उसी के एक्ट के कारण घटना हुई है तब तो वो रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज वो नहीं है। अगर इसके की एस्पेक्ट के बारे में देखा जाए तो रीजनेबल फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए, इंटरवेन्यूइंग एक्ट होना चाहिए। ओके, और अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जा सकता है, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं नेग्लिजेंट ड्राइविंग। मान लीजिए ड्राइवर नेग्लिजेंटली क्रैशेस इनटू अ पेडेस्ट्रियन, यानी किसी पैदल आदमी के साथ टकराव कर देता है जिसके कारण उसको बहुत फिजिकल इंजरीज होती हैं, जो पैदल आदमी रहता है। द ड्राइवर इज लाइकली लाइबल फॉर द पेडेस्ट्रियन मेडिकल एक्सपेंस एंड लॉस्ट वेजेस। जो अब ड्राइवर है यहाँ पर ये कोई नहीं कह सकता है कि नहीं मैं नहीं लड़ाया हूँ, क्योंकि अब वो डायरेक्टली लाइबल दिखाया जा रहा है। तो जो भी डैमेजेस वहाँ पर सफ़र किए जाएंगे, उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उस ड्राइवर को सफ़र करना पड़ेगा। ओके, ये था 10वां क्वेश्चन। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है और लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, यानी एक में सिंगुलर है एक में प्लूरल। ओके, तो अगर इसको देखा जाए, अगर लॉ ऑफ टॉर्ट को देखा जाए तो इसमें सिंगुलर फोकस किया जाता है, जैसे कि रिफर्स टू द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड रूल्स दैट गवर्न अ सिंगल टॉर्ट और रॉन्गफुल एक्ट। यहाँ अगर कोई एक सिंगल टॉर्ट या रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है तो वहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट को कंसीडर किया जाता है। अगर इसके दूसरे एलिमेंट को देखा जाए तो वो जनरल प्रिंसिपल है, यानी इनकम्पासेस द जनरल प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्रिन्स दैट अप्लाइज टू ऑल टॉर्ट्स सच एज ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच एंड कॉजेशन। ओके, और अगर तीसरा चीज़ देखा जाए तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में होते हैं, यानी एक प्रकार से जो ये जो लॉ टॉर्ट्स है प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग टॉर्ट लॉ। एक प्रकार से थ्योरेटिकल होता है ना, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ओके, अगर इसी की जगह पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स को देखा जाए तो ये प्लूरल फोकस होते हैं, यानी बहुत से टॉर्ट्स या रॉन्गफुल एक्ट्स कमिट होते हैं, जैसे कि रिफर्स टू द कलेक्टिव बॉडी ऑफ लॉज
रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स वेरियस टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स और रैंकफुल एक्ट्स, जो कि बहुत प्रकार के टॉर्ट्स और रॉन्गफुल एक्ट्स को कंसीडर करते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो बेसिकली स्पेसिफिक होता है। ओके, encompasses specific applications and examples of tort law such as negligence, defamation and प्रोडक्ट लाइबिलिटी, यानी ये स्पेसिफिक होते हैं, तय होते हैं। और इसका जो होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है एक प्रकार से, जैसे कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ टॉर्ट्स लॉ इन रियल वर्ल्ड कंसिनारियो, यानी जो रियल वर्ल्ड में इसको एक प्रकार से प्रैक्टिकली सफ़र किया जाता है। अगर कंक्लूजन में इसको देखा जाए तो क्या मतलब है, तो जैसे कि law tort focuses on the underlying principle and general rules that govern tort of law, यानी जो प्रिंसिपल है वो जनरल रूल के बारे में बात करता है, सिंगुलर फोकस करता है, जबकि जो लॉ टॉट है वो कलेक्टिवली बॉडी की बात करता है, जहाँ पर सभी प्रकार के जो रॉन्गफुल एक्ट हैं, टॉट हैं, जो ग्रुप ऑफ टॉट हैं, वो सब आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया इसका डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में और करके, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको देखने को मिल सकता है कि इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जैसे बढ़ोतरी कैसे हुई। ओके, अगर इसको देखा जाए तो इसके कई चरण हैं। जैसे कि अगर प्री इंडिपेंडेंस एरा देखें, जो कि 1773 से लेके 1947 के सिनेरियो को देखें, ये हेडिंग वाइज करके आप लिख सकते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस एरा 1773 टू 1947। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लॉ। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है 1773 में कोर्ट का कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना करती है, जहाँ पर ये सब शुरू होता है धीरे धीरे, जो टॉर्ट्स का सिलसिला है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन पीनल कोड। जैसा कि आप जानते हैं 1860 में इंडियन पीनल कोड की स्थापना होती है, जो कि मैकाले होते हैं उनके द्वारा। तो ये धीरे धीरे एक प्रकार से फाउंडेशन बनती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए। ओके, फिर इसमें केसेस एंड जूरिस्प्रूडेंस होते हैं, जैसे ड्यूरिंग द पीरियड इंडियन कोर्ट बिगिंस टू डेवलप टॉर्ट लॉ थ्रू केस लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस आफ्टर रिलाइंग ऑन इंग्लिश प्रोसीडिंग, यानी इंग्लिश जो कानून है उसके हिसाब से इंडियन में भी प्रोसीजर जो होता है वो शुरू होने लगता है। तो इसके बाद एक और हेडिंग डाल सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी जो स्वतंत्रता के बाद है उसके बाद क्या लॉ ऑफ टॉर्ट्स की भूमिका बढ़ती है। ओके, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी the Constitution of India, particularly Article 14, equality before the law, and 21, protection of life and personal liberty, influence the development of tort law in India। इन जो आर्टिकल 14 है जो इक्वलिटी की बात करते हैं, और जो आर्टिकल 21 है जो लाइफ की बात करते हैं, तो बेसिकली इनकी रक्षा के लिए जो भी कमिटमेंट होते थे या रॉन्गफुल एक्ट होते थे, उन सब से रिलेटेड जो मामले होते थे उनको टॉर्ट में संबोधित या कंसीडर किया जाने लगा, या तो तब ये जो टॉर्ट्स का जो मैटर है वो बढ़ने लगा। ओके, अगर दूसरी पॉइंट को देखा जाए तो इंडियंस कोर्ट जूरिस्प्रूडेंस, तो इंडिया बेसिकली जो इंग्लिश लॉ थी उसी को फॉलो करने लगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन था हम पर, तो हमारे जो भी कानून या जो भी मोरलिटी की बात होती थी वो ब्रिटिश से रिलेटेड होती थी। तो ब्रिटिश में सब कंसेप्ट पहले से था, तो इंडिया भी उन्हीं सबका जूरिस्प्रूडेंस जो होती थी उसी को फॉलो करने लगी। और अगर एक्सपेंशन ऑफ लॉ टॉर्ट ऑफ लॉ देखें तो दिस पीरियड सॉ द एक्सपेंशन ऑफ टॉर्ट लॉ इन इंडिया विद द रिकॉग्निशन ऑफ न्यू टॉर्ट्स सच एज नेग्लिजेंस, डिफॉर्मेशन एंड न्यूजेंस, यानी ये जो सिनेरियो था 1970 तक, इस समय जो नेग्लिजेंस, डिफॉर्मेशन, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ओके, और इसके बाद एक और पॉइंट आप डालकर लिख सकते हैं मॉडर्न एरा, यानी 1980 के बाद क्या होता है, जो कि प्रेजेंट एरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, जो कि एक प्रकार से लॉ ऑफ टॉर्ट्स को एक प्रकार से कंसीडर किया जाता है उन सब की जो वायलेशन होते हैं उन सब के कारण। तो एक प्रकार से लोगों का जो कंज्यूमर है उन सब का जो प्रोटेक्शन है उन सब से रिलेटेड, और इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ये सब बनाई जाती हैं। जब तब जुडिशियल एक्टिविज्म आता है, यानी तब कंसीडर किया जाता है कि जो इंडिया में जो लॉ हैं वो लोगों को अप्रोच करते हैं या नहीं, और लोगों के राइट्स को सेव करते हैं या नहीं। और ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी होता है, हमारा जो देश है वो लोग ग्लोबली सबके साथ कनेक्ट होता है, जिससे कि जो भी कानून होते हैं इंटरनेशनली उसको अडेप्ट करता है और उन पर इम्प्लीमेंट करता है। ओके, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया। ओके, ये प्रोसेस हो गए। और इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगी। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात की जाए तो यह आप जानते हैं कि किस क्वेश्चन पर या किस केस पर बेस है। ये जो
रेलैंड वर्सेस फ्लेचर हैं उनके उसके केस पे बेस्ड है। ओके, अगर इस केस के बारे में देखा जाए तो बेसिकली इसमें एक ओनर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एक जो इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे आर्टिफिशियल डैम बनवाने, वो आर्टिफिशियल बहुत बड़ा अंडर वाटर रिजर्व बनाने के लिए। तो वो जो बन तो जाता है लेकिन वो लीकेज कर देता है, जिससे कि बहुत लोगों की हानि हो जाती है। तो तब से ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ये यूज़ होती है। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के जो एलिमेंट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट देखा जाए तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ देखा जाता है। ओके, एक जो पहली जो चीज़ है वो है नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ है, यानी ऐसा कुछ चीज़ यूज करना जो कि ट्रेंड में नहीं था, जो कि डेंजरस हो सकता है। दूसरा कि किसी के द्वारा डिस्टर्ब किया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अगर एस्केप करता है, यह भी एक प्रकार से ज़रूरी है इस कंसेप्ट के अप्लाई होने में, स्ट्रिक्ट ऑफ लायबिलिटी के। और अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए तो और एक चीज़ इसमें कि डेंजरस थिंग होनी चाहिए। ओके, यानी एक चीज़ हो गई डेंजरस थिंग होना चाहिए, और दूसरा चीज़ है उसका मस्ट भी स्केप होना चाहिए, और तीसरा जो है वो नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं तो कहा जाएगा कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यूज होगी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है जब ये प्रूव हो जाता है तो कोर्ट ये कंसीडर नहीं करती है कि डिफेंडेंट इनोसेंट है। कोर्ट मान जाती है कि वो क्रिमिनल हैं ही, यानी उनके जो किया गया कार्य है वो उसके लिए लायबल हैं। ओके, तो ये है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये हो गया इसका प्रिंसिपल, इसके हिसाब से ये तय किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ट्रेसपास ऑफ लैंड एंड ट्रेसपास ऑफ गुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेसपास ऑफ लैंड ट्रेसपास ऑफ गुड क्या है। ओके, अगर ट्रेसपास टू लैंड को देखा जाए तो ये ट्रेसपास टू लैंड इट इज द इंटेंशनल एंड अनऑथराइज्ड एंट्री ऑनटू समवन्स place, land, or the international and unauthorized interference with someone's else possession of land। यानी किसी व्यक्ति के जो राइट हैं जो कि वो किसी ज़मीन पर रखा हुआ है, उसके राइट को अगर हम इफेक्ट करते हैं, अनलीगली इंटर करते हैं, तो वह ट्रेसपास टू लैंड कहलाता है, यानी उसके हम जो लैंड है उसका अतिचार कर रहे हैं। ओके, अगर इसके एलिमेंट को देखा जाए तो यहाँ पर 3 चीज़ें जो होनी चाहिए, इंटेंशनली एंट्री और इंटरफेरेंस, यानी हमारा इरादा है, हम जानबूझकर किसी की ज़मीन में एंट्री कर रहे हैं। ओके, अनऑथराइज्ड एंट्री और इंटरफेरेंस। अनऑथराइज्ड मतलब परमिशन नहीं है, इलीगली हम कर रहे हैं सब। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है कि एंट्री और इंटरफेरेंस ऑन टू द प्लेंटिप्स लैंड, यानी ये प्लेंटिफ के लैंड का ही इंटरफेरेंस होना चाहिए जहाँ पर सू हुआ है, जहाँ पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। ओके, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कह सकते हैं इंटरिंग समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, या बिल्डिंग एनी स्ट्रक्चर ऑन समवन्स लैंड विदाउट परमिशन। ये एक प्रकार से ट्रेसपास टू लैंड के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, और इसके अगर रेमेडीज़ को देखा जाए तो डैमेजेस फॉर हार्म कॉस्ट, यानी उसके जो हार्म या नुकसान हुआ है उसके लिए जो कंपनसेशन है उसको कंसीडर करके दिया जा सकता है। और रेमेडीज़ के देखा जाए तो इंजेक्शन हो सकता है, या रेस्टिट्यूशन फॉर बेनिफिट हो सकता है, जो कि रेस्टिट्यूशन या उसके अधिकार जो हैं उसको वापस दे दिए जाते हैं। अगर ट्रेसपास टू गुड्स देखा जाए तो ट्रेसपास टू गुड्स इट्स इंटेंशनली एंड अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद समवन एल्स पोजेशन ऑफ गुड्स सच एज पर्सनल प्रॉपर्टी और कैटल्स, यानी किसी व्यक्ति के जो चीज़ है उसका पोजीशन कर लेना बिना उनके अनुमति के, उसी को ही हम ट्रेसपास टू गुड्स कहते हैं। ओके, अगर इसके एलिमेंट को देखा जाए तो इंटेंशनली इंटरफेरेंस यहाँ भी होता है, और अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस होता है, यानी हमें परमिशन नहीं होती लेकिन फिर भी करते हैं। ओके, तो ये हो गए इसके एलिमेंट। और एग्जांपल देखा जाए तो किसी भी चीज़ को डैमेज कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना, ये भी एक प्रकार से ट्रेसपास टू गुड्स हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ट्रेसपास टू लैंड एंड ट्रेसपास टू गुड। चौथा क्वेश्चन है डिस्कस फॉलोइंग केसेस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन केस है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है, इसको जरूर से याद रखिएगा, या आपको जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, अगर मिले या ना मिले, लेकिन आप LLB के स्टूडेंट हैं तो आपका क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट कि ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के आधार पर क्या फैक्ट है और किस चीज़ पर यह बेस है। तो अगर इसकी फैक्ट के बारे में बात की जाए तो ये केस बेसिकली एक स्कूल मास्टर के ऊपर है, जो कि एक स्कूल मास्टर होते हैं वो हायर किए जाते हैं
किसी स्कूल में, और जो स्कूल होती है वो पिकनिक पे जाती है, एक प्रकार से जो ट्रिप होती है रिवर के किनारे होती है या बोटिंग के लिए लोग जाते हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल के द्वारा कि आप बच्चों की देखभाल कीजिएगा। तो उसमें से एक बच्चा जो होता है डूब के मर जाता है, तो उसके जो बच्चे के जो पेरेंट होते हैं केस फाइल करते हैं कि यहाँ पर नेग्लिजेंट पाया गया था टीचर के द्वारा, टीचर कुछ नहीं किया। तो ये जो केस था वो कोर्ट में गया, कोर्ट भी कंसीडर की कि हाँ यहाँ पर गलती है, क्योंकि वहाँ उनके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई थी। यानी जो ड्यूटी ऑफ केयर है यहाँ पर ये इसका डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसको याद रखिएगा। यानी ड्यूटी ऑफ केयर का जो कॉन्सेप्ट है यह ग्लूचेस्टर ग्रामर स्कूल बाद पे वो आया, जो कि एक नेग्लिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये हो गया ग्लूचेस्टर ग्रामर वाद। और बी वाला है एसबी बनाम वाइट। एसबी बनाम वाइट आप भी इसको भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस ये भी है, जिसमें कि एक व्यक्ति होता है जिसको किसी के द्वारा रोक लिया जाता है ताकि इलेक्शन के समय और वो वोट नहीं दे पाता है, तो उसके जो लीगल राइट्स हैं या जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू वोट, उसका हनन होता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसको वोट देना चाहता था लास्ट में वो व्यक्ति जीत भी जाता है, यानी नुकसान तो उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन उसके जो राइट्स हैं उसका वायलेशन हुआ। तो वहाँ पर यहाँ पर कोर्ट ये हेल्ड की और अप्रोप्रिएट जो कंपनसेशन उसको दिलवाए। तो ये एसबी बनाम वाइट है। और केस ये जो डायमंड साइन इंजूरिया है ये इसी पे बेस है। अगर आप पूछ दिया जाए डायमंड साइन इंजूरिया क्या है, तो उसके अंतर्गत आप बता सकते हैं इस केस को भी, बहुत इंपॉर्टेंट बना देगा आपके पॉइंट को। ओके, इसके अंतर्गत और जो क्वेश्चन है, मेयर नॉलेज इज नॉट कंसेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। यानी सिर्फ जानकारी रख लेना ही एक प्रकार से कंसेंट के रूप में नहीं है, इसको पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ हमें मेंशन करना है। अगर इसके प्रिंसिपल को देखा जाए तो कह सकते हैं मेयर नॉलेज इज नॉट कंसेंट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन लॉ, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट and medical negligence. This principle holds that merely knowing about a particular situation or condition does not necessarily imply consent to it. Okay, अगर इसके केसेस को देखा जाए तो एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, चतरस्टोन वर्सेस गर्सोन। ओके, यानी ये यूके केस है जिसमें कि एक डॉक्टर थे, वो किसी पेशेंट का ऑपरेशन शुरू करते हैं और जो पर्सन है उसको रिस्क के बारे में नहीं बताते हैं, उसे ये बताते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन होती रहता है, लेकिन उसको जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको नहीं बताते हैं। यहाँ पर मेयर नॉलेज तो है थ्रू दी प्लेंटिफ, थ्रू दी पेशेंट, बट पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट दी कॉम्प्लिकेशंस विच कैन बी हैपन इन द केस ऑफ दैट ऑपरेशन और दैट सर्जरी। सो यह जो है इस केस के अंतर्गत आएगा या इस चीज़ के अंतर्गत आएगा कि मेयर नॉलेज इज नॉट कंसेंट, यानी जानकारी तो हमें है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अलाउ करते हैं, अपना कंसेंट देते हैं कि आप शुरू कीजिए। तो ये जो लायबिलिटी है इस डॉक्टर की है कि उन्हें टोटली समझाए कि ये चीज़ है और उनका कंसेंट लेके तब प्रक्रिया शुरू करे। ओके, इसमें और केस हैं जैसे कि रेबल वर्सेस ह्यूगिस है, यह भी एक इसी कनेडियन केस है बेसिकली। इसमें भी डॉक्टर से ही बेसिस है, जहाँ पर डॉक्टर सिर्फ जानकारी दे देते हैं लेकिन कंसेंट नहीं लेते हैं और ऑपरेशन करते हैं। और अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इम्प्लीकेशंस देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस के रूप में इसको देखा जा सकता है और कॉन्टैक्ट के रूप में देखा जा सकता है। कॉन्टैक्ट का ब्रीच ऑफ हुआ है, मान लीजिए अगर कॉन्टैक्ट के रूप में इस चीज़ को देखा जाए डॉक्टर और पेशेंट के रूप में, तो जो ऑब्लिगेशन है दोनों पार्टी पे पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो जा रहा है, एक प्रकार से टॉर्ट कमिट किया जा रहा है वहाँ पे। ओके, अगर अब अगला क्वेश्चन देखा जाए जो कि 5वां है, जिसमें हमें किन्हीं दो पर संक्षिप्त लेख लिखना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है टॉर्ट एंड क्राइम। टॉर्ट एंड क्राइम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे टॉर्ट को क्राइम के तरह आप समझ सकते हैं और क्राइम भी टॉर्ट की तरह आपको उसको उस भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन एक बहुत डिस्टिंग्विश डिफरेंस है। यानी टॉर्ट एंड क्राइम आर टू डिस्टिंक्ट concept in the realm of law which different objectives, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंसिक्वेंसेज। ओके, यानी टॉर्ट की बात की जाए तो टॉर्ट जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, टॉर्ट ऑफ लॉ है is to provide compensation or restitution to individual who have suffered harm or injury as a result of another's wrongful act or omission। यानी जो टॉर्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, एक प्रकार से जो किसी व्यक्ति का जो राइट का वायलेशन होता है या उसका जो नुकसान होता है, बेसिकली उसका रेस्टिट्यूशन यानी उसका पुनः प्राप्ति कराने के लिए इसका टॉर्ट का यूज होता है। ये जो है उसका उद्देश्य होता है टॉर्ट का।
यानी मान लीजिए कोई भी हानि पहुंच रही है किसी व्यक्ति का, तो बेसिकली उसके अप्रोप्रिएट उसका कंपनसेशन क्या हो सकता है उसके बारे में टॉट बात करता है। लेकिन जो वहीं पे क्राइम है, ये बेसिकली इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका पनिशमेंट से रिलेटेड है, ताकि वो एक्ट किसी और के द्वारा ना किया जाए। यार ओके, समझ गए? तो ये है टॉट एंड क्राइम। और अगर इसके करेक्ट दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये टॉट है सिविल रॉन्ग है, और ये क्राइम जो है ये बेसिकली एक पब्लिक रॉन्ग है। और टॉट के रूप में देखा जाए तो ये बेसिकली प्राइवेट डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है। और जो क्राइम है बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है स्टेट और गवर्नमेंट को। और जो ये टॉट है इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये प्लेंटिफ के ऊपर बेस करता है, उसको प्रूव करना होता है। लेकिन जो क्राइम है इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोजिक्यूशन के हिसाब से बेस होता है, प्रोजिक्यूशन के ऊपर बर्डन होता है। ओके, और अगर इसके कंसिक्वेंसेस के ऊपर देखा जाए तो जो टॉट में मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है, और क्राइम में जो है पनिशमेंट दिया जाता है या जेल में उसको बंद किया जाता है। और जो टॉट है उसमें इंजेक्शन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाता है, और क्राइम में जो रेस्टिट्यूशन और कंपनसेशन टू द विक्टिम या उसके अधिकारों का पुनः अधिकार दिया जाता है या उसको कंपनसेशन दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका टॉट एंड क्राइम। और बी वाला है टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर टॉट और कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाए तो टॉट अभी बताया आपको कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है, और जो कि हार्म या इंजरी करता है किसी व्यक्ति को, किसी प्रॉपर्टी को या उसके राइट्स को। ओके, अगर टॉट की कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो अभी बताया हूँ आपको इससे पहले ही कि जो इसमें रॉन्गफुल एक्ट होता है, और डैमेज और इंजरी, जो डैमेज या इंजरी इसमें होती है किसी व्यक्ति के राइट या उसके किसी चीज़ की। ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं पाई जाती है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो नेग्लिजेंस भी टॉट के अंतर्गत आएगा, डिफॉर्मेशन भी आएगा, असॉल्ट भी, बैटरी भी और न्यूजेंस भी आएगा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स इनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन। ओके, और बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, उसमें कंसिडरेशन पाया जाता है और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस बाय बोथ पार्टीज, ये होता है। ओके, और अगर एग्जांपल देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट की तो देख सकते हैं बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो जो टॉट होता है बेसिकली लायबिलिटी की बात करता है ऑन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट या घटना होती है उसके ऊपर जो लायबिलिटी होती है उसकी बात करता है कि अब लायबिलिटी किसकी होगी। वहीं कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली बात करता है कि अगर इनकेस ऑफ ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का तो क्या किया जा सकता है और क्या क्या हो सकता है। ओके, और अगर दोनों पार्टियों के बीच रिलेशनशिप की बात की जाए तो टॉट डू नॉट रिक्वायर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी टॉट में जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है उसके बारे में नहीं मेंशन किया जाता है, लेकिन एग्रीमेंट में बताया जाता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या क्या हो सकते हैं। ओके, अगर रेमेडीज़ की बात की जाए तो टॉट बेसिकली इन्वॉल्व करता है कंपनसेशन या कंपनसेशन के लिए अगर कोई इसी प्रकार की डैमेज या इंजरी होती है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी रेमेडी बात करती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या जो वायलेशन होता है उसके पुनः प्राप्ति के लिए। और इसमें अगला क्वेश्चन है नेसेसिटी के बारे में बताया गया है। नेसेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो नेसेसिटी रिफर करती है डिफेंस दैट कैन बी यूज टू जस्टिफाई एन अदरवाइज टॉर्टियस एक्ट। द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट इज नेसेसरी टू कमिट अ टॉर्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म और टू प्रोटेक्ट अ ग्रेटर इंटरेस्ट। यानी नेसेसिटी मतलब अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई टॉर्ट कमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी नेसेसिटी होना चाहिए कि अगर आप वो नहीं करते तो आपको पर्सनल हानि होती या कोई बड़ा चीज़, कोई बड़ी घटना होती, इसलिए आप वो टॉर्ट कमिट कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से टॉर्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। ओके, नेसेसिटी जो होती है प्राइवेट नेसेसिटी या पब्लिक नेसेसिटी हो सकती है, यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी या आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, या ये ऐसा कर रहे हैं तो प्राइवेट नेसेसिटी के रूप में आएगा। अगर आप पब्लिकली किसी के राइट्स या किसी कम्युनिटी के राइट्स के बारे में ऐसा करते हैं तो वह पब्लिक नेसेसिटी के रूप में आएगा। ओके, अगर इसके एलिमेंट को देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर डेंजर क्रिएट होना चाहिए, बहुत ही भयानक, जहाँ पर कोई आपको दूसरा रास्ता ना हो। और दूसरे अगर एलिमेंट को देखा जाए तो नो अल्टरनेटिव होना चाहिए, यानी कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए, आप कोई मजबूरी भी है वो करना, ये होना चाहिए। ओके, और गुड फेथ होना चाहिए, यानी आप मजबूरी में कर रहे हैं, अच्छे फेथ में कर रहे हैं कि किसी और कोई अधिक घटना या कोई अधिक नुकसान ना हो। ओके, तो ये हो गई है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी, इसके अंतर्गत जो और वाला है वो देखते हैं। डिफाइन द टर्म डिफामेशन, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिफामेशन, एक्सप्लेन। तो डिफामेशन आप जानते हैं दैट इसको कह सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स बाय विच द पर्सन टेंड्स टू अ लोअर बाय द सोसाइटी और his personal value started to down in the society, so that thing will call the defamation। यानी किसी व्यक्ति को के बारे में कुछ ऐसा कर देना या पब्लिकेशन कर देना जिससे उस व्यक्ति की जो गरिमा है वो नीचे गिर जाती है, उसे हम डिफामेशन कहते हैं। डिफामेशन बेसिकली स्लैंडर और लाइबल हो सकते हैं। स्लैंडर मतलब जहाँ पर आप स्पोकन यानी बोल कर किसी की बेइज्जत करते हैं, उसके पर्सनल वैल्यू को गिराते हैं ताकि वो डिग्रेडिंग फील करे। लाइबल मतलब लिखित चीज़ आप कुछ पोस्ट करें जिससे कि उसका जो मोटो है वो गिर जाए, तो ये डिफामेशन होगा। ओके, अगर इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट को देखें तो टू स्टैब्लिश अ केस ऑफ डिफामेशन द फॉलोइंग इसेंशियल इंग्रेडिएंट मस्ट बी प्रेजेंट, जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, पहला है फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, पब्लिकेशन उसका होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और डैमेज टू रेपुटेशन, उसके रेपुटेशन में डैमेज होना चाहिए, माइलिस यानी आपका मोटो होना चाहिए उस व्यक्ति को नीचा दिखाना। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, ये सब होना चाहिए तभी वो कहलाएगा कि वो हाँ एक प्रकार से डिफामेशन है। ओके, अगर इसके डिफेंसेस को बताया जाए तो अगर मान लीजिए कैसे अगर जो डिफेंडेंट है वो बचाव करे कि नहीं मैं डिफामेशन नहीं किया या मेरा मकसद नहीं था इस प्रकार का स्टेटमेंट देने के लिए, तो वो किसी भी चीज़ को वो अगर ऐसे बचना चाहता है, खुद को बचाना चाहता है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो कुछ भी वो किया है या जो पब्लिकेशन किया है वो ट्रूथ है और उसके पास इसका विशेषाधिकार है, या तो फेयर कमेंट रहना चाहिए उसका, या तो वो ओपनली माफ़ी मांग ले, या इस प्रकार से किसी मामलों में माफ़ी मांगने से भी एक प्रकार से वो बच सकता है। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ न्यूसेंस। जो एलिमेंट हैं जो न्यूसेंस के वो क्या क्या हैं उसके बारे में पूछा गया। तो न्यूसेंस बेसिकली आप जानते हैं, न्यूसेंस इज अ थॉट दैट इन्वॉल्व्स इंटरफेरेंस विद समवन्स यूज्ड एंड एंजॉयमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी और राइट। ओके, यानी इंटरफेरेंस होता है किसी के प्रॉपर्टी या उसके राइट के में हमारा, उसे ये न्यूसेंस कहते हैं। अगर इसके एलिमेंट को देखा जाए तो इसमें इंटरफेरेंस होता है, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होता है, यानी कोई रीज़न नहीं होता फिर भी इंटरफेरेंस होता है, हमारा उद्देश्य होता है, इंटेंशनली हम ऐसा करते हैं। ओके, और अगर दूसरा अगर इसेंशियल एलिमेंट देखें तो सबस्टेंशियल इंटरफेरेंस होता है और कॉजेशन होता है, यानी द डिफेंडेंट्स एक्शंस मस्ट हैव कॉज्ड द इंटरफेरेंस, यानी हमारे कारण ही उस डिफेंडेंट का जो राइट है वायलेट हुआ है, वो हमारे ही एक्ट के कारण। डैमेज और इंजरी भी होनी चाहिए और नो जस्टिफिकेशन होना चाहिए, यानी कोई प्रॉपर एक्सक्यूज़ हम नहीं दे सकते हैं कि नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, यानी जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ हमारा इंटेंशन था। तो इससे अगर ये चीज़ पाई जा रही है एलिमेंट, तो वो न्यूसेंस की श्रेणी में आएगा। अगर टाइप ऑफ न्यूसेंस देखें तो पब्लिक न्यूसेंस होता है, प्राइवेट न्यूसेंस होता है, आप इसको जानते हैं। अगर डिफेंसेस की बात करें कि किस प्रकार से डिफेंडेंट बच सकता है, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा एक उसका प्रिस्क्रिप्टिव राइट था, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है या नेसेसिटी थी ऐसा करने का, तो इसके द्वारा वो बच सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसका 8वां वाला क्वेश्चन इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है और वीडियो लंबी भी हो जाएगी। तो और अब 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन बात करता है, इसमें भी नोट लिखना है किन्हीं 3 पे। तो इनवाइटेबल एक्सीडेंट इन टॉट, तो ये इनवाइटेबल एक्सीडेंट इन टॉट क्या है इसके बारे में बताया गया, यानी एन इनवाइटेबल एक्सीडेंट रिफर्स टू एन अनफोर्सीन and unavoidable event that occurs despite the exercise of reasonable care and diligence. It is an accident that could not have been prevented by the defendant even with the utmost care and caution. यानी जो चीज़ अगर आप कोशिश करें फिर भी वो होनी ही होनी है, तो उसे हम इनवाइटेबल एक्सीडेंट कहेंगे टॉट में। ओके, यानी जहाँ पर अनफोर्सीन होना चाहिए, यानी अगर कोई और भी होता है तो भी ये चीज़ होकर ही रहती है, अगर आप अवॉइड करते हैं फिर भी ये चीज़ होती है। तो दूसरा जो है अनअवॉइडेबल होना चाहिए, और तीसरा जो है नो नेग्लिजेंस, आपके द्वारा कोई भी नेग्लिजेंस नहीं हुआ है, और नो कॉजेशन, यानी आप का कोई भी चीज़ उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है, ये चीज़ होना चाहिए अनइनवाइटेबल एक्सीडेंट के लिए। ओके, अगर एग्जांपल देखा जाए तो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, उसमें किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, सडन इलनेस हो सकती है, तो उसमें भी ये भी एग्जांपल ले जा सकता है कि वहाँ पर इनवाइटेबल एक्सीडेंट था। ओके, और अगर बी को देखा जाए तो राष्ट्रीय
आयोग की संरचना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन, तो ये भी एक प्रकार से जो ये हमारा ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उससे रिलेटेड है। तो अगर इसको देखा भी जाए तो बेसिकली अगर कंपोजिशन इसका देखा जाए तो इसमें प्रेसिडेंट जो है, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। द नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर, जो 4 अदर मेंबर भी होने चाहिए। और क्वालिफिकेशन को अगर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट मेंबर है वो एक्सपर्टीज होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर अफेयर, लॉ, इकोनॉमिक एंड कॉमर्स। ओके, और अगर इसके टर्म के बारे में देखा जाए तो अगर प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म 5 ईयर, 5 साल के लिए वो उनका टर्म होता है। और जो अगर लास्ट एज की बात की जाए तो 65 ईयर होती है, या उससे पहले भी हो सकती है अगर वो 5 साल पूरा कर लें तो। उनका रीअपॉइंटमेंट की बात की जाए तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि अगर पावर की बात की जाए तो उनके पास जो हियरिंग अपील्स है उसको सुनने की पावर है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात की जाए तो नेशनल कमीशन शैल हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन टू इंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एक्सीड्स ₹10 करोड़, यानी 10 करोड़ से ऊपर बढ़ जाती है तो इनके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के रूप में आती है। ओके, तो इसके आगे आप उनके सैलरीज और रिजिग्नेशन और रिमूवल के को भी देख सकते हैं। ओके, तो देख लीजिएगा आप इसको। अब डेमन साइन इंजूरिया, ये अभी इससे पहले बताया हूँ आपसे। डेमन साइन इंजूरिया क्या है, यानी जहाँ पर डैमेज विदाउट इंजरी होती है। डैमेज मीन्स वेयर, इसमें आप वो केस देख लीजिएगा, इसी में दिया गया था SB वर्सेस वाइट। ओके, ये इसी पे बेस है, जहाँ पर आपको कोई नुकसान तो नहीं होता है लेकिन आपके जो लीगल राइट होते हैं उसका नुकसान होता है। ओके, अब टॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन भी बताऊँ इससे पहले के क्वेश्चन में यही देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5वां था डिफॉर्मेशन, तो ये उसको भी लिख सकते हैं डिफॉर्मेशन क्या है। ओके, और 8वां जो डिस्कस द कंपोजिशन एंड जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो उसमें समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम क्या है। उसका भी कंपोजिशन सेम ऐसा ही है जैसे कि मैं अभी बताया हूँ नेशनल कमीशन का। ओके, लेकिन उसमें कुछ जो उसका वर्क एरिया है वो थोड़ा कम है। और 9वां क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय नेग्लिजेंस, तो नेग्लिजेंस क्या है इसके बारे में पूछा गया है। इन नेग्लिजेंस ड्यूटी ऑफ केयर मस्ट बी ओड टू बी प्लेंटिफ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डिसाइडेड केसेस। तो नेग्लिजेंस मतलब मैं अभी इससे पहले के क्वेश्चन में बताया हूँ कि नेग्लिजेंस क्या है, और नेग्लिजेंस के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी बताया हूँ। मतलब जहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, ओके, और उसका ब्रीच होना चाहिए और कुछ ना कुछ डैमेज होना चाहिए, तो उसको ही हम नेग्लिजेंस कहेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, यानी वेयर अ पर्सन इज सपोज टू बी प्रोफेशनलिस्ट और ही प्रोफेस टू बी बेस्ट इन द फील्ड बट ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन दैट वे, अगर ऐसा कुछ है तो वो नेग्लिजेंस के रूप में पाया जाए। ओके, तो ये बेसिकली इसी से रिलेटेड है। इसमें आपको केसेस भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ डिसाइडेड केसेस इन लॉ रिलेटिंग टू नर्वस शॉक। तो ये नर्वस शॉक जो है ये भी इससे रिलेटेड भी बहुत अच्छे ये केस है। अगर नर्वस शॉक को देखा जाए तो इसमें एक केस है विल्किंसन वर्सेस डाउनटन 1897, और इसी पे बेसिकली ये जो नर्वस शॉक है इसी पे बेस है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट केस है डुब्लियम वर्सेस वाइट एंड सन्स, जिसमें जो एक व्यक्ति के द्वारा जो उसकी घोड़े होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं उसकी गाड़ी, तो जिसके कारण वो किसी दीवार में जाकर टकरा जाते हैं। तो एक व्यक्ति होती है, प्रेग्नेंट होती है, एक लेडी होती है, वो प्रेग्नेंट होती है और वो उसका टाइम नहीं होता है डिलीवर करने का बच्चा, लेकिन डर के मारे वो वहीं पर डिलीवर कर देती है बच्चा, जिसके कारण वो बहुत सफ़र करती है। ये सब होता है किसकी वजह से, नर्वस शॉक की वजह से। तो वहाँ पर लिमिटेशन ऐड भी किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति की अगर ऐसा कमिट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो जो तीसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो इसके लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन हैंडबुक वर्सेज स्टॉक ब्रोस ये केस है जिसमें कि जो लिमिटेशन है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो ये केसेस हैं, आप इसमें देख लीजिएगा क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो इसमें 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाइसेरियस लायबिलिटी, गिव एग्जांपल हाउ अवॉइड इट। ओके, ये भी आप देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखिएगा। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ऑलरेडी 44 मिनट हो गई, आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी देखेंगे तो आप जरूर से कुछ ना कुछ समझेंगे। अगर कहीं गलती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन कोशिश किया हूँ कि कुछ ना कुछ आपको समझा दूँ। कोई मिस्टेक है तो कमेंट कीजिए, बताइए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।